बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 315 हिस्सा सुन चुके हैं और अब 316 की मुलाहिज़ा फरमाएं। मुझे यकीन नहीं आता कि अली यार खान इस वक्त मेरा मेहमान है। सागा ने बुज़दरीबाना अंदाज में पहलू बदला। इत्तफाकात ऐसे ही हुआ करते हैं मिस्टर सागा। अगर पहले मुझे पता चल जाता कि मादी में तुम्हारा भी ईगल से कुछ वास्ता रह चुका है तो मैं पहले ही तुम्हें बता देता कि मैं कौन हूँ। लेकिन जब बात इम्तिहान की आ गई तो मैंने सोचा कि जो कुछ मैंने लीक वन से सीखा है उसके एक मामूली से हिस्से का मैं भी क्यों ना इम्तिहान ले ही डालूं। मुझे इस बात की खुशी है मिस्टर अली कि मेरा वार नाकाम बनाने वाला कोई आम आदमी नहीं है। एक ऐसा शख्स है जिसके पीछे दुनिया भर के यहूदी लगे हुए हैं मगर आज तक उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। लेकिन एक बात है मिस्टर अली, सागा के अंदाज में हिचकिचाहट पैदा होगी। तुमने पहले जो नाम बताया था एडम डी फलोक, मैंने हंस कर कहा ये वो नाम है जो मैंने अपनी मौजूदा शख्सियत के लिए इख्तियार कर रखा है। तुम्हें ये तो मालूम होगा कि दुनिया भर के यहूदी तंजीमों से टकराने के लिए मुझे मेकअप का सहारा लेते रहना पड़ता है। अगर मैं ऐसा ना करूं तो ये लोग मुझे बड़ी आसानी से शिकार कर लें और इस मेकअप में मेरा नाम एडम डी फलूक है। अगर तुम मेकअप में हो तो उन लोगों ने तुम्हें शनाख्त किस तरह कर लिया? सागा ने पूछा। इस सवाल ने मुझे भी उलझन में डाल रखा है। मैं बड़ी कामयाबी से उन लोगों के खिलाफ काम कर रहा था। अचानक ही मालूम नहीं क्या हुआ कि मेरी असल शख्सियत उन पर आश्कार हो गई। सागा ने तफहीमी अंदाज में सर हिलाया। ईगल बहरहाल एक बड़ी तंजीम है और उनके वसाइल लामहदूद हैं। यही क्या कम है कि तुम उनसे बच निकले? तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया सागा। तुम कौन हो और ईगल से तुम्हारी अनबन क्यों बन गई? ईगल एक आलमी तंजीम का नाम है। तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में उसकी शाखें मौजूद हैं। हर मुल्क में उन्हें बड़ी तादाद में वर्कर की जरूरत पड़ती है। जाहिर है यहूदियों की तादाद इतनी ज्यादा नहीं है, लिहाजा ये लोग ज्यादातर मुकामी अफराद की खिदमत मुस्तार लेकर काम चलाते हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि उन्हें बेहतरीन लोगों की खिदमत मैसर आ जाएं और उन्हें मैसर आ जाती हैं इसलिए कि पैसा उनका मसला नहीं है। बड़े से बड़े मुआवजे पर ये बेहतरीन मुकामी लोगों को अपने लिए काम करने पर रजामंद कर लेते हैं। यही कुछ उन्होंने यहाँ भी किया। मैं इब्तदा में ईगल से वाबस्ता हो गया था। उससे कबल मेरा एक छोटा सा गिरोह हुआ करता था। मैं कोई बहुत अच्छा आदमी नहीं हूँ, एक मुजरिम हूँ, लेकिन मेरे हमेशा से कुछ असूल रहे हैं जिन पर मैं सख्ती से कारबंद रहता हूँ। उन्हीं उसूलों में से एक ये भी है कि मजलूम और कमजोर को नुकसान पहुंचाने से गुरेज किया जाए। मैं उन लोगों की तंजीम में शामिल तो हो गया मगर मुझे बाद में पता चला कि अब मुझे वही कुछ करना होगा जो वो लोग चाहेंगे। मेरी अपनी मर्जी की कोई हैसियत नहीं है। ऐसे में मेरे पास दो ही रास्ते थे, या तो फौरी तौर पर उनसे अलग हो जाता या फिर पहले अपनी मजबूती करता। मैंने दूसरी सूरत को तरजीह दी और खुद को मजबूत करने के बाद उनसे अलहदा हो गया। मेरी इस बगावत पर उन्होंने मेरे खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उन्हें अंदाजा हो गया कि वो मेरे इस किले के मजबूत हिसार को नहीं तोड़ सकते, इसलिए उन्होंने मेरा पीछा छोड़ दिया। खुद मैं अभी तक इस पोजीशन में नहीं आ सका कि उन्हें खुलकर ललकारूं, इसलिए मैंने भी खामोशी इख्तियार कर रखी है और वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। शायद कभी मैं उनका मुकाबला करने के काबिल हो जाऊं। मेरे बारे में तुमने क्या फैसला किया है सागा? मैंने उसे गौर से देखते हुए कहा। मुझे शर्मिंदा मत करो दोस्त, सागा ने एक ठंडी सांस लेकर कहा। तुम हुक्म करो, सागा के लायक जो भी खिदमत होगी सागा उससे मुंह नहीं मोड़ेगा। मेरे दो साथी और भी हैं सागा जो ईगल की नजरों में आ चुके हैं। मैंने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा, मैं उन्हें भी यहाँ बुलाना चाहता हूँ ताकि हम सुकून से काम कर सके। उन्हें जरूर बुलाओ, तुम यहाँ रहोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मुमकिन है इसी बहाने मुझे ईगल के खिलाफ कुछ करने का मौका मिल जाए। तुम ये बताओ कि यहाँ मुझे किस किस्म की सहूलतें मुहैया हो सकती हैं? हर किस्म की सहूलतें मुहैया हो सकती हैं। तुम्हें और तुम्हारे साथियों को रहने के लिए जगह की कोई कमी नहीं होगी। असले की यहाँ कमी ही नहीं है। ट्रांसमीटर, फोन वगैरह हर चीज दस्तयाब है। फिलहाल ट्रांसमीटर मेरे काम आएगा। यहाँ लाने के लिए मुझे किसी गाड़ी वगैरह की जरूरत भी पड़ेगी। गाड़ी का कोई मसला नहीं, सागा ने कहा, मगर तुम यहीं रहो, अपने साथियों को यहाँ का पता बता दो, वो खुद आ जाएंगे। मैं सागा की तजवीज पर गौर करने लगा। तहदीब, मालकम एक्स और बूढ़ के अलावा मैं मादाम कलारा को भी यहीं बुलाना चाह रहा था। अली ग्रुप के दीगर अरकान की अब जरूरत नहीं रही थी। वो चूंकि ईगल की नजरों में नहीं आए थे लिहाजा बेखौफ खतर वापस भी जा सकते थे। लेकिन मसला ये था कि तहजीब, बूढ़ और कलारा की निगरानी हो रही थी। खासी सोच विचार करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि तहजीब और बूढ़ में इतनी सलाहियत तो है कि वो ताकुब करने वालों को डाई देकर या उनके हाथों कोई नुकसान उठाए बगैर यहाँ तक पहुंच सकते हैं। ठीक है सागा, मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, मुझे ट्रांसमीटर दे दो।
मैं ट्राई करता हूँ। सागा ने मुझे ट्रांसमीटर ला कर दिया और मैंने तहजीब से राब्ता कायम करने की कोशिशें शुरू कर दी। पहली कोशिश में राब्ता कायम हो गया। दूसरी तरफ बूढ़ था। मेरी आवाज सुनकर उसने खासे जोश और खरोश का मुजाहरा करने की कोशिश की थी, मगर मैंने ट्रांसमीटर पर गुफ्तगू तवील नहीं की। तहजीब कहाँ है? मैंने बूढ़ की बात काट कर कहा। मैं कोड वर्ड में गुफ्तगू कर रहा था। मेरा अंदाजा था कि बूढ़ ने बहुत बुरा सा मुंह बनाया होगा, लेकिन उसने कुछ कहे बगैर तहजीब को बुला दिया। तुम्हारी नकलो हरकत पर किसी किस्म की पाबंदी तो नहीं है तहजीब? मैंने बिला तमीज पूछा। नहीं, लेकिन हमारी निगरानी की जा रही है और निगरानी करने वाले अल ईरान निगरानी कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात गौर से सुनो। मुझे एक बहुत उम्दा ठिकाना मुयस्सर आ गया है और मैं चाह रहा हूँ कि तुम और बूढ़ बादाम कलारा को लेकर यहीं आ जाओ। तुम ये कर लोगी या मैं आऊँ? कोई दूसरों पर भी छोड़ दिया करो काम अली। तहजीब ने बुरा मान कर कहा। अब ऐसा भी नहीं कि छोटे छोटे मामले में भी तुम्हारी टांग फंसी ही रहे। ठीक है तहजीब, जरा देर तवक्कुफ करो, मैं थोड़ी बात दोबारा कॉल करता हूँ। मैंने राब्ता मुनक़ते करके बादाम कलारा को कॉल किया। तुम कई घंटे से गायब हो एडम। मेरी बात सुनते ही कलारा फट पड़ी, मगर मैंने उसकी बात काट दी। हम बहुत बुरी तरह खतरात में घिर गए हैं। मैंने संगीन लहजे में कहा। प्रोफेसर दारा का इंतजार करो, वो तुम्हें लेकर मेरे पास आ जाएगा। आखिर कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? बादाम कलारा के लहजे में बेचैनी जाहिर हो रही थी। ट्रांसमीटर पर मुनासिब नहीं है, ज़बानी तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मैंने सिलसिला मुनक़ते कर दिया और सागा की तरफ मुतवज्जो हो गया, जो बड़े गौर से मुझे देख रहा था। अभी तक ईगल की तरफ से मेरे साथियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने सागा से कहा, उनकी निगरानी हो रही है। मैं उन्हें यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या तरीका बताऊँ? पहले ये बताओ कि बादाम कलारा तुम्हारे साथियों में किस तरह शामिल होगी? वो तो ईगल की मुकामी सरबराह है। ये एक लंबी दास्तान है जो मैं तुम्हें बाद में सुनाऊंगा। फिल वक्त तो तुम मेरे सवाल का जवाब दो। उनसे कहो कि टैक्सी के जरिए आए और स्टीफन रोड के चौराहे पर उतरकर जाज जनरल स्टोर में दाखिल हो जाएं। उससे आगे मेरे आदमी खुद ही सब कुछ संभाल लेंगे। मैंने तहजीब से दोबारा राब्ता कायम किया। बूढ़ से कहो दोबारा फैसर दारा का बैकअप कर ले और उसके बाद तुम और बूढ़ बादाम कलारा के पास जाओ। मैंने उनसे कह दिया है कि मैं प्रोफेसर दारा को भेज रहा हूँ। तुम लोग उसे साथ लेकर टैक्सी में स्टीफन रोड के चौराहे पर उतरो और जार्ज जनरल स्टोर में दाखिल हो जाओ। उसके बाद तुम्हें खुद को हालात के दायरे पर छोड़ देना होगा। तुम कब तक पहुंच जाओगी? इस वक्त 10:30 बजे हैं। ये सारे काम अंजाम देकर वहां तक पहुंचने में कम से कम 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। राब्ता मुनक़ते करके मैंने सागा की तरफ देखा। तुम्हें मुकद्दस क्यों कहा जाता है मिस्टर सागा? मेरे साथियों की हमाकत की वजह से, सागा ने कहा। मुकद्दस का लफ्ज सुनकर यूं मालूम होता है जैसे मैं कोई रूहानी पेशवा हूँ। मेरा ख्याल भी यही था। मैंने सर को तफीमी अंदाज में जुम्बश दी। अब यह भी बता दूं कि हम लोगों की रिहाइश के लिए तुमने क्या बंदोबस्त किया है। वो तो मैं बता ही दूंगा, सागा ने कहा, लेकिन मैं बादाम कलारा के बारे में जानने के लिए बेचैन हूँ। उसके बारे में जानने से कबल तुम्हें रीना सालोमाना फाल्कन के बारे में भी जानना पड़ेगा। मैंने हंसकर कहा और उसे मुख्तसरन सारे हालात से आगाह कर दिया। वो हैरत से मुझे देख रहा था। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि बादाम कलारा की जगह दिया सरबराह भी आ गया है। उसने कहा, मालूम कैसे होता? वो बेचारा कल शाम ही तो यहाँ पहुंचा है। तुम्हारी इस बात में भी वजन है कि आखिर उसने तुम्हें और बैडमैक्स को किस तरह पहचाना? ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी उलझन है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं इस गुत्थी को सुलझाने में जरूर कामयाब हो जाऊंगा। बादाम कलारा एक सफाक और संगदिल औरत है, सागा ने कहा, और मुझसे वो वाकिफ भी है। शायद मैं उसे देखकर खुद पर काबू ना रख सकूं, और मैंने ऐद कर लिया था कि मौका मिलते ही उसे ठिकाने लगा दूंगा। तुम ऐसी हमाकतें नहीं करोगे सागा, मैंने उसे घूरते हुए कहा। तुम्हें यह बात ज़हन में रखनी चाहिए कि बड़े मकासद हासिल करने के लिए छोटी मोटी कुर्बानियां देनी ही पड़ती हैं। बादाम कलारा को खत्म करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। ईगल को बराए राम नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। उनका सारा कारोबार पहले की तरह ही चलता रहेगा। आदमी कम अज कम ऐसा काम तो करे जिससे थोड़ा बहुत फायदा तो हो। तुम मुझे बहुत मुश्किल काम बता रहे हो अली, सागा ने कहा। मेरे लिए बेहतर यही होगा कि मैं उसका सामना ही ना करूं। नहीं सागा, इस अंदाज में सोचो कि बादाम कलारा हर लहजा हमारी गिरफ्त में है, बल्कि हमारे रहमो करम पर है। हम जब चाहें उसे खत्म कर सकते हैं। अब वो तंजीम की मुकामी सरबराह नहीं बल्कि एक मजबूर और बेबस औरत है, मगर उसके पास मालूमात का जो खजाना है वो हमारे लिए बेहद कारआमद है। हम उससे मालूमात हासिल करके ईगल के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। वो हमारे लिए एक ऐसी ऐनक का काम करेगी जिसके बगैर हमारे लिए चंद कदम चलना भी दुश्वार होगा।
ये फैसला तुम्हें करना है कि तुम क्या चाहते हो। अगर सिर्फ मादाम क्लारा के खिलाफ कुछ करके तुम्हें तस्कीन हासिल हो सकती है तो तुम जरूर कर लेना, लेकिन अगर तुम्हारा मकसद ईगल को नुकसान पहुंचाना है तो तुम्हें मादाम क्लारा की हिफाजत करना होगी। सागा चंद में कुछ सोचता रहा, फिर सर हिलाकर बोला, तुम ठीक कहते हो, वो हमारे लिए वाकई एक बेशबहा खजाना है। और तुम भी। वो मुस्कुराया, तुम भी तो किसी खजाने से कम नहीं हो। ये महज उसने इत्तफाक है, मैं इस तरफ आ निकला और तुम्हारे आदमी मुझे पकड़कर यहाँ ले आए। मैंने कहा, लेकिन मुझे इस बात पर हैरत है कि तुम उन लोगों के काबू में किस तरह आ गए। जो शख्स मेरे फेंके हुए खंजर को चुटकी में पकड़ सकता है वो महज 2 आदमियों के बस का तो हो ही नहीं सकता। तुम्हारा अंदाजा 100% दुरुस्त है सागा। दरअसल मैं अपनी छटीज के कहने पर अमल करता हूँ। छटीज मुझे आने वाले खतरात से खबरदार करती रहती है। जब तुम्हारे आदमियों ने मुझे जद पर लिया तो मेरी छटीज ने मुझे किसी खतरे का सिग्नल नहीं दिया। अगरचे वो बहुत खतरनाक लोग हैं, लेकिन मेरे बारे में उनके अज़ाइम ये थे कि मुझे सिर्फ उस सूरत में नुकसान पहुंचाएंगे जब मैं उनकी हुक्म अदूली करूंगा। दूसरी बात यह कि उन लोगों ने अपनी और ईगल की दुश्मनी जाहिर कर दी थी। मुझे कम अज कम इतना इत्मीनान तो था ही कि मैं गलत लोगों की दरमियान नहीं जा रहा। मुझे यकीन था तुम अपनी मर्जी से ही यहाँ आए थे। मास्टर लीकवान का शागिर्द इतनी आसानी से तो गिरफ्तार हो ही नहीं सकता। सागा ने कहा, फिर चौंक कर बोला, लेकिन मास्टर लीकवान को तुम किस तरह जानते हो? मैंने उनसे सिर्फ 6 माह तरबियत हासिल की है, और वो भी रैंडल की मेहरबानी से। मैंने उसे तफसीलात से मुख्तसरन आगाह किया। तुम बिलाशुबा खुशकिस्मत हो कि तुम्हें उसने तरबियत दी जो किसी को शागिर्दी का एहल ही नहीं गिरदानता। काश मुझे कुछ और वक्त मिल जाता। मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा, वो आदमी क्या फन का एक लामतनाई समंदर है। मुझे कभी यकीन नहीं आया कि कोई शख्स इतना बाकमाल भी हो सकता है। सागा की लीकवान से बरारास्त वाकफियत नहीं थी। उसने ईगल के अराकीन से लीकवान के तज़किरे सुने थे और उसका बड़ा मुतकिद था। वो बहुत देर तक मुझसे लीकवान के बारे में गुफ्तगू करता रहा। फिर 12 बजे के करीब उसने अपने आदमियों को जरूरी हदायत देकर रवाना कर दिया। मैंने उसे तहजीब और बूढ़ के हुलियों से भी एहतियातन आगाह कर दिया था। तुम्हारे पास बेकअप का सामान तो नहीं होगा सागा? मैंने सागा से पूछा। नहीं है तो आ जाएगा, सागा ने कहा। तुम्हें जिन चीजों की जरूरत हो उनकी फहरिस्त बनाकर मुझे दे दो, मैं तुम्हें अभी मंगवा दूंगा। मैंने सागा को उन सामान की फहरिस्त बना दी जो मुझे दरकार था, और सागा ने एक शख्स को सामान मंगवाने के लिए भेज दिया। कोई 1:15 बजे के करीब तहजीब वगैरह वहां पहुंच गई। ये चाय पना तुमने किस तरह ढूंढ ली? तहजीब ने हैरत से कहा। मैंने जाए पना नहीं ढूंढी, बल्कि जाए पना ने मुझे ढूंढा है, मैंने हंसकर कहा। फिर मैंने उन सब का तारुफ कराया। बादाम क्लारा का तारुफ मैंने मिसेस वाल्टन डी सूजा के नाम से कराया था। बुढ़ को फिलहाल मैंने प्रोफेसर ज़ारा ही रहने दिया था और तहजीब का नाम नहीं लिया था, लेकिन सागा को देखकर बादाम क्लारा बहरहाल चौंकी थी। उसने यकीनन सागा को शनाख्त कर लिया था। तुम इन्हें इनके कमरों में पहुंचा दो, मैंने क्लारा की तरफ इशारा करके ओरेगा से कहा। मैं कुछ जरूरी बातें करके अभी आता हूँ। मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी, क्लारा ने कहा। मुझे भी तुमसे जरूरी बातें करनी है। जिद मत करो डेयर, मैंने नरमी से कहा। मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। क्लारा मुझे घूरती हुई ओरेगा के साथ चली गई। उसके जाने के बाद हाँ अब बताओ। उसके जाने के बाद मैंने तहजीब से कहा, वो लोग तुम तक किस तरह पहुंचे थे? मैं खुद हैरान हूँ, तहजीब ने कहा, और इससे भी ज्यादा हैरान इस बात पर हूँ कि हमें जरा ही देर बाद छोड़ भी दिया गया। ये तहजीब मालकम एक्स है सागा, और ये बुड है पूरा जानिसार। बादाम क्लारा के सामने मैंने जानबूझकर मैं समझ गया कि यही मैडम एक्स हैं और ये मिस्टर सागा हैं। पहले कुछ अरसा ईगल में रह चुके हैं, फिर उनसे अलहदा होकर इन्होंने अपनी अलग दुनिया बसा ली है। अब हम सब मिलकर ईगल की बीक कुनी करेंगे। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस्टर सागा, तहजीब ने कहा। काश चंद रोज कबल आपसे मुलाकात हो गई होती तो इस वक्त सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ होती। खुशी तो मुझे हुई है मैडम एक्स। मैं हमेशा सोचा करता था कि वो किस पाए के लोग हैं जो एक पूरी यहूदी तंजीम के काबू में भी नहीं आते। तुमने वो माइक्रो फिल्में प्रोजेक्टर पर चलाकर देखी? मैंने बूढ़ की तरफ देखा। हैरान कुन बात है चीफ, बूढ़ ने कहा, वो तमाम फिल्में बिल्कुल सादा निकली। ये कैसे मुमकिन है? चंद सादा फिल्मों के लिए तो इतना बड़ा हंगामा नहीं हो सकता। ये हकीकत है अली, तहजीब बोली। उन फिल्मों को सादा देखकर मुझे खुद भी यकीन नहीं आया था, मगर इस हकीकत में कोई शुबा नहीं कि वो सादा हैं। अचानक मुझे जोन्स की बात याद आई। उसने कहा था कि तुम बड़े शौक से उन फिल्मों को अपने पास ही रखो। उसके इस तरह कहने से साफ जाहिर था कि वो फिल्मों की हकीकत से आगाह है। तो फिर सवाल ये था कि बादाम क्लारा के रवैये को किस खाने में फिट किया जाए। वो तो फिल्मों के उसूल के लिए पागल हो रही थी, और फिर जिस पुरअसरार तरीके से वो फिल्में यहाँ पहुंचाई गई थी, उसे साफ जाहिर था कि उन फिल्मों की
कुछ न कुछ अहमियत जरूर है। एक शख्स जनूबी अफ्रीका से चंद माइक्रो फिल्में ईगल के हवाले करने के लिए लाया। मैंने सागा को मुखातिब करके कहा और हमने वो फिल्में दरमियान ही में उचक ली। मादाम कलारा ने उन फिल्मों की बादयाबी के लिए सर धड़ की बादी लगा दी। उसकी जगह जोन्स आया, उसे फिल्मों की जरा बराबर परवाह नहीं है। अब तुम्हारे सामने मेरे साथियों ने बताया कि वो फिल्में सादा हैं। तुम ईगल में रह चुके हो, क्या तुम इस मुद्दे को हल करने में हमारी कुछ मदद कर सकते हो? बाज़ ऐसा होता है कि मामला कुछ और होता है और किया कुछ और जाता है, सागा ने कहा। मुमकिन है मादाम कलारा को इस बात से बेखबर रखा गया हो कि फिल्मों में कुछ भी नहीं है। नहीं मिस्टर सागा, तहजीब ने कहा, इतने पुरअसरार तरीके से सादा फिल्में तो नहीं भिजवाई जा सकती, मामला कुछ और है। जॉन ने फिल्मों के सिलसिले में जिस किस्म के रवैये का इजहार किया है, उससे मुझे ये यकीन तो बहरहाल हो गया है कि फिल्मों की उनकी नजर में कुछ अहमियत नहीं है। मैंने कहा, तुमने अब तक ये नहीं बताया कि तुम यहाँ किस तरह पहुंचे और जॉन से तुम्हारी मुलाकात कब हुई? तहजीब ने पूछा। मैं तुम्हारा ताकुब करता हुआ ईगल के हेडक्वार्टर तक पहुंचा था। वहां मुझे घेर लिया गया और जोन्स के सामने पेश कर दिया गया। जोन्स ने मुझे अलीयार खान की हैसियत से शनाख्त कर लिया था। क्या? तहजीब ने हैरत से कहा। उसने तुम्हें कैसे पहचाना? खुदा ही बेहतर जानता है, मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा। उसने तो तुम्हें भी तुम्हारी दोनों हैसियतों में पहचान लिया और तहजीब मालकम एक्स की हैसियत से भी। कमाल है। तहजीब बुड़बुड़ाई, क्या उस शख्स के पास अलादीन का चिराग है? उसने ब्लफ किया होगा चीफ, बुड़ बोला, और तुम उसकी बातों में आ गए। मेरा ख्याल है तुमसे कोई कुताही हुई है जिसके सबब वो लोग तुम तक पहुंच गए। मुझसे बुड़ ने हैरत से आंखें फाड़ कर कहा, यह क्या तरीका है चीफ? जब कोई बात समझ में ना आए तो इल्जाम सारा बुड़ बेचारे के सर डाल दो। मैंने इस मामले पर बहुत गौर किया है। या तो हम ये मान ले कि जॉन अपने साथ वाकई अलादीन का चिराग लेकर पहुंचा है, या फिर ये माने कि उसे हमारी किसी कोताही से तमाम कदम उठाने का मौका मिला है। पहली बात मानी नहीं जा सकती इसलिए कि ये अलिफ लैलवी दौर नहीं है। दूसरी बात, करीने क्यास है, गलती किसी से भी हो सकती है। ईगल वाले पहले ही हमारी ताक में थे, लिहाजा उन्होंने पहला मौका मिलते ही हमें छाप लिया। मुमकिन है तुम्ही से कोई ऐसी गलती हो गई हो जिसकी बिना पर हमें पहचान लिया गया हो, बुड़ ने कहा। अगर तुम्हारा वाकई ये ख्याल है तो अपने इस ख्याल के हक में कोई दलील पेश करो। ये तरीका खूब है चीफ, जब तुम दूसरों पर इल्जाम लगाओ तो किसी दलील की जरूरत ही नहीं, और जब बात तुम पर आने लगे तो फौरन दलीलों का मुतालबा करने लगो। ये कोई इंसाफ तो ना हुआ चीफ। मुझे हंसी आ गई। बुड़ के बात करने का अंदाज ऐसा था, मेरे लिए हंसी रोके रखना 2 बार हो गया था। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि यहाँ शीगुराई में माइक्रो प्रोजेक्टर हासिल करने की कोशिश मत करना, लेकिन मैंने उसके लिए बहुत महफूज तरीका इख्तियार किया था चीफ, बुड़ ने कहा। इस वक्त बहस इस बात से नहीं कि तुमने कितना महफूज या मखदूज तरीका इख्तियार किया था। असल मसला ये है कि प्रोजेक्टर के उसूल के बहस चंद घंटों के अंदर अंदर तुम दोनों को छाप लिया गया। वो लाजवाब हो गया, मगर बात मानने के लिए तैयार नहीं था। कोई और जरिया भी तो हो सकता है चीफ। अगर तुम्हारे देर में कोई और इम्कानी जरिया हो तो हमें भी बता दो, मैंने उससे कहा। इससे ख्वाह मुखा बहस मत करो, तहजीब ने कहा। अच्छा चलो मैं मान लेता हूँ कि मुझसे ही कोई भी एहतियाती सरदर्द हुई है, लेकिन ये तो बताओ कि उसने तुम्हें अलीयार खान की हैसियत से किस तरह पहचान लिया? ये बात बहरहाल हैरान कुन है और फिलहाल इसका कोई इम्कानी जरिया भी नजर नहीं आता, मैंने कहा। जरूर तुमसे भी कोई गलती हुई है, बुड़ ने बड़ी संजीदगी से मुझ पर जवाबी इल्जाम आयद किया। मुमकिन है हो ही गई हो, मैंने बेपरवाही से कहा। अब तो जो होना था हो चुका, हमें आगे की फिक्र करनी चाहिए। जब उसे हम लोगों की हकीकत मालूम हो गई तो फिर उसने हमें छोड़ा क्यों? तहजीब ने कहा। हाई कमान की तरफ से उसे हुक्म मिला था कि हमें कोई दिन पहुंचाए बगैर छोड़ दिया जाए। ये तो बड़ी नाकाबिले फहम सी बात है। तुम उन्हें जिस कदर नुकसान पहुंचा सके हो, उसके बाद उन्हें तुम्हारे साथ कोई रियायत बरतनी ही नहीं चाहिए थी। मुझे मारने के लिए उनकी इतनी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं कि अब उनका हौसला जवाब दे चुका है। उन्हें यकीन ही नहीं आता कि उनकी कोई कोशिश कामयाब हो सकती है। मेरा ख्याल है रैंडल ने सोचा होगा कि अब की बार मुझे हलाक करने की कोई नाकाम कोशिश करने की बजाय अगर रिहाई कर दिया जाए तो इससे मेरा एतमाद मुतज़लज़ल हो जाएगा, इसलिए कि उसकी सरकत से उसकी बर्तरी साबित होती है। मैं तो यही सोचूंगा ना कि वो मुझे मार सकता था, मगर उसने नहीं माना। तहजीब चंद में कुछ सोचती रही, फिर बोली, उसका एक पहलू और भी है। ये कदम सिर्फ उस सूरत में उठाया जा सकता है जब उन्हें ये यकीन हो कि तुम हर वक्त उनकी नजरों में रहोगे। इसके बगैर उन्हें इस इकदाम से नुकसान के सिवा कुछ हासिल नहीं हो सकता। वजह ये है कि तुम ज्यादा मोहतात हो जाओगे और उनका काम बजाय आसान होने के और भी मुश्किल हो जाएगा।
तुमने बहुत अच्छा नुक्ता उठाया है, मैंने कहा। हमें इस पर गौर करना पड़ेगा। वो तो बाद की बात है, तहजीब बोली। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारा पूरा प्रोग्राम चौपट हो चुका है और हमें अपनी हिकमत अमली असर नो तरतीब देना होगी। ईगल के मुकामी हेडक्वार्टर से फरार होते वक्त मेरे दिन में एक सरसरी सा खाका था, मगर अब मिस्टर सागा से मुलाकात के बाद एक बिल्कुल नई सूरत हाल पैदा हो गई है। मैंने सोचा था शीख गुराई से निकल जाऊंगा और जॉन से उलझने की बजाय तंजीम के बड़ों से निपटूंगा। यहाँ एनर्जी बर्बाद करने की बजाय किसी ज्यादा कारामद जगह पर तब आजमाई की जाए। लेकिन अब अगर हम यहाँ से यूं ही चले गए तो ये ज्यादती होगी। हम शीख गुराई से उस वक्त जाएंगे जब यहाँ ईगल पर कारी जरब लगा चुकेंगे। सागा के एक मजबूत किले से फायदा ना उठाना बदकिस्मती होगी। तुमने बहुत मुनासिब फैसला किया है, सागा ने खुश होकर कहा। इस यहूदी तंजीम ने यहाँ बहुत बुरी तरह पंजे गाड़ रखे हैं। मुकामी लोगों का इस्तेहसाल भी हो रहा है, मगर वो कुछ नहीं करते। हुकूमत ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। पट्टी नहीं बांध रखी मिस्टर सागा, मैंने कहा। उन्हें सब मालूम है कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन उसमें भी उनका ही फायदा है। जनरल बेल को बेशुमार ऐसे मुल्कों की हिमायत हासिल है जहाँ यहूदी नवाज हुकूमतें कायम है। अवाम को अगर ज्यादा नुकसान पहुँचता है तो पहुँचता रहे, उसे तो फायदा पहुँच रहा है। बहरहाल अब मुझे यकीन हो चला है कि यहाँ ईगल के आखिरी अय्याम का आगाज हो गया है, इसलिए कि तुमने उनके खिलाफ कार्रवाई करने का तहिया कर लिया है, सागा ने कहा। वो तो ठीक है सागा, हम इस यकीन के साथ ही काम करेंगे कि कामयाबी हमारे हिस्से में आएगी। लेकिन तुम गौर कर लो, इसलिए कि इसके नताइज तुम्हारे हक में खराब भी हो सकते हैं। मुझे मालूम है, सागा ने बड़े इत्मीनान से कहा। लेकिन तुम बेफिक्र रहो, यहाँ की पुलिस में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इधर का रुख भी कर सके। ईगल वालों ने अगर उसकी तरफ का रुख करने की कोशिश की तो उन्हें भी मालूम है कि इसका अंजाम क्या होगा। तुम देख ही रहे हो कि मेरा ये किला ईगल के हेडक्वार्टर से भी ज्यादा मजबूत है। मिस्टर सागा एक बाउसला आदमी है अली, ये पूरी तरह हमारा साथ देंगे, तहजीब ने कहा। तुम ये बताओ कि तुमने उनकी बेवकूफी के लिए क्या लाए अमल तय किया है। हम बराह रास्त हेडक्वार्टर पर हमला करेंगे, मैंने कहा। उसके लिए हमें जिन बुनियादी मालूमात की जरूरत होगी वो मादाम क्लारा फराम करेगी। जॉन से यही एक गलती होगी कि उसने मादाम क्लारा को हमारे बारे में कुछ नहीं बताया। उसकी सरकत से साफ जाहिर है कि वो बेपनाह ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार है। शायद वो समझ रहा है कि हम उसकी नजरों से बचकर कहीं जा ही नहीं सकते। उसने सोचा होगा कि जब उसका जी चाहेगा वो मादाम क्लारा को भी पकड़ लेगा, लेकिन उसका यही बेजाय एतमाद उसे ले डूबा। अब हम उसकी पहुंच से बिल्कुल ही बाहर निकल चुके। जोन्स को भी अंदाजा होगा कि तुम मादाम क्लारा से मालूमात हासिल करके उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो, तहजीब ने कहा। ये लोग खुशफहमियों का शिकार रहते हैं और हम उनकी खुशफहमियों से भरपूर फायदा उठाएंगे। मादाम क्लारा पर मैं अपनी हकीकत जाहिर नहीं करूंगा, तुम उससे दूर ही रहना ताकि वो तुम्हारी तरफ से मशकूक न होने पाए। और बुढ़ तो है ही प्रोफेसर ज़ारा के मेकअप में। क्लारा से धोखे से ही कुछ मालूम किया जा सकता है, और चूंकि वो एडम डी व्लॉग पर अंधा एतमाद करती है इसलिए उसे सब कुछ बता देगी। तुम क्या मालूम करना चाहती हो अली, सागा ने कहा। मुझे भी ईगल के बारे में अच्छी खासी मालूमात है। जो कुछ मैं जानना चाहता हूँ वो तुम्हारे इल्म में नहीं हो सकता, मैंने कहा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हेडक्वार्टर की हिफाजत के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। सागा मेरा मुंह देखने लगा। वाकई ये बात तो मेरे इल्म में नहीं है, उसने कहा, और यही बात सबसे ज्यादा अहम है। ये बात तो तयशुदा है कि हिफाजती इंतजाम गैर मामूली नोयत के हैं, और जब तक हम उनसे पूरी तरह वाकफियत हासिल नहीं कर सकते उन्हें तोड़ कैसे सकेंगे। मेरा ख्याल में तो इसकी खास कोई जरूरत नहीं है, सागा ने कहा। इस जदीद दौर में कोई आखिर किस हद तक हिफाजती इंतजाम कर सकता है। ये तो मिसाइलों और रॉकेट लॉन्चर वगैरह का दौर है। हम बेखबरी में उन पर धावा बोल सकते हैं। रात की तारीकी में पूरी कुव्वत से अचानक उन पर हमला किया जाए और पूरी इमारत को खाक के ढेर में तब्दील कर दिया जाए। उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। मैं तो मुत्तफिक हूँ मिस्टर सागा, बुढ़ ने बड़े जोश से कहा। मैं तो चीफ से ये बात पहले भी कहता रहा हूँ, मगर ये मानते ही नहीं है। अगर ये सब कुछ इतना आसान होता तो ये काम तुम खुद भी कर सकते थे, मैंने सागा से कहा। उसके लिए तुम्हें किसी और से मदद लेने की क्या जरूरत है। सच्ची बात तो ये है कि मुझे ईगल से खौफ महसूस होता है। हालांकि मैं जानता हूँ कि अगर मेरी तजवीज करता सूरत पर अमल किया जाए तो कामयाबी यकीनी है, मगर उसके बावजूद मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी। मालूम नहीं क्या बात है कि तुमसे मिलते ही मेरे अंदर एक अजीब सी तवानाई पैदा हो गई है। अब मुझे कोई खौफ नहीं महसूस हो रहा और यूं लगता है जैसे हम कुछ ही कदम क्यों ना उठाएं, कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। इस तरीकेकार में 100% कामयाबी की तवक्को नहीं है। हमें कोई बेहतर तरीका सोचना पड़ेगा, मैंने कहा। वैसे भी दूर से हमला करके भाग निकलना बहादुरी की अलामत नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि तुम्हारे ज़हन में कोई खास मंसूबा है, सागा ने मुझे गौर से देखते हुए कहा। मैंने कहा था ना कि मंसूबे बनाने के लिए मुझे बुनियादी मालूमात क्लारा फराहम करेगी, लिहाजा मैं पहले उससे मिल लूं, मैंने उठते हुए कहा।
तुम जा कहाँ रहे हो? सागा ने कहा, हमने बड़े इत्माम से तुम्हारे लिए दोपहर के खाने का बंदोबस्त किया है। आइंदा कोई इत्माम मत करना सागा, मुझ जैसे लोगों को ऐसे ताइशा से दूर रहना पड़ता है। ताम इस वक्त का खाना मैं कलारा के साथ खाऊंगा, मेरे लिए खाना वहीं भिजवा देना। कलारा जली भुनी बैठी थी। आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो तुम मेरे सामने नहीं कर सकते? मैंने तो खुद को तुम्हारे रहमो करम पर छोड़ दिया है, उसके बावजूद तुम्हारी बेएतबारी का ये आलम है। मैंने कलारा के शाने पर ओले से थपकी देकर उसे पुरसुकून करने की कोशिश की। बदगुमानी अच्छी चीज नहीं होती कलारा। एडम डी व्लूक जो कुछ भी करता है खालियत मसलियत नहीं होता। हो सकता है मेरा जो इकदाम तुम्हें नागवार गुजरे वो तुम्हारे हक में ही बेहतर हो। बात बातों का इल्म में ना आना फायदेमंद भी होता है, और मेरे पास फिलहाल कोई चारा भी तो नहीं है। मैं तुम पर एतमाद करने के लिए मजबूर हूँ। हम एक बड़ी ताकतवर तंजीम से नबर्द आज़मा होने जा रहे हैं। अगर हम आपस में एक दूसरे से बदन हो जाएं तो मुकाबला क्या खाक करेंगे? तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन सवाल ये है कि मैं तो इसी बात की मुखालिफ हूँ कि ईगल से तसादुम का खतरा मोल लिया जाए। कलारा ने कहा, फिर यकायक चौंक कर बोली, और ये तुम कहाँ चले आए? सागा तो ईगल का मुखालिफ है। तो क्या ये बात अच्छी नहीं है? मैंने कलारा की आंखों में देखते हुए कहा, अगर ये बात तुम्हें नामुनासिब लगी है तो मैं ईगल के किसी आमी के पास पनाह लेने की कोशिश करूं। मेरा ये मतलब नहीं था। कलारा गड़बड़ा गई। ईगल के कारिंदे के खिलाफ होने की वजह से वो मुझे भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। ये तुम्हारी गलतफहमी है कलारा, और अगर तुम्हारी बात को दुरुस्त मान भी लिया जाए तो तुम बेकअप में हो। वो तुम्हें पहचान नहीं सकेगा। वो मुझे आवाज के जरिए तो शनाख्त कर सकता है, और उस वक्त भी वो मुझे घूर घूर कर देख रहा था। शायद मेरी आवाज को सुनकर उसे मुझ पर कुछ शुबा हो गया है। मैंने एक तवील सांस ली। कलारा ने यकीनन मादी में सागा के साथ कुछ ऐसी ज्यादतियां की होंगी जिनके नतीजे में अब उसे सागा से अपनी जान का खतरा लाहक था। भूल जाओ कि उसकी तरफ से तुम्हें कोई खतरा है। मैंने कहा, मैं उसे बता चुका हूँ कि तुम दरअसल में कलारा हो। ये तुमने बहुत बुरा किया। कलारा ने मुस्तरिबाना अंदाज में कहा, जानते हो मादी में? मादी की बातें मादी में दफन कर दो। मैंने उसकी बात काट दी। मैं जानता हूँ कि सागा मादी में ईगल का कारिंदा रह चुका है, लेकिन ये जानने के बाद कि अब तुमने ईगल से नाता तोड़ लिया है, वो तुम्हारे खिलाफ नहीं रहा। तुम सागा को कब से और कैसे जानते हो? कलारा ने मुझे गौर से देखते हुए पूछा। ये जानकर तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। एडम डी व्लूक अपने काम के लोगों को ढूंढ निकालने का माहिर है, लेकिन अगर तुम ये समझ रहे हो कि सागा की वजह से तुम्हें कुछ तकवीयत हासिल होगी तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। ईगल से टकराने का वो अहल ही नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि वो हमारे लिए एक बेहतरीन पनाहगाह जरूर साबित हो सकती है। पनाह तो अब वो लोग लेंगे जो ईगल के करता धरता है। मैं जोन्स को सबक देने के लिए कोई काबिल अमल काम करना चाहता हूँ। तुम इस सिलसिले में मेरी मदद कर सकती हो। कोई मदद नहीं कर सकती सिवाय इसके कि तुम्हें जोन से दूर रहने का मुखलिसाना मशवरा दे दूं। तुम्हारे ख्याल में ऐसा कोई तरीका है जिसके जरिए से इमारत के अंदर दाखिल हुआ जा सके? नहीं। कलारा ने नफी में सारी लाया। दाखिल तो दूर की बात है, अगर कोई शख्स अहाते में घुसने की कोशिश भी करेगा तो ना सिर्फ अंदर वालों को पता चल जाएगा बल्कि उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई का भी आगाज हो जाएगा। अहाते की दीवारों की बुलंदी 12 फीट तो जरूर होगी। उसके ऊपर 2.5-3 फीट बुलंद खारदार तारों की बाड़ भी लगी हुई है। उन तारों में करंट तो नहीं होता? बिल्कुल होता है, कलारा ने कहा, लेकिन किसी के वहां तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आ सकती। दीवारों में ऐसे खुफिया आलात नस्ब है जो दीवार पर चढ़ने की कोशिश करने से पहले ही निशानदेही कर सकते हैं कि कोई शख्स दीवार के नजदीक मौजूद है। ये इतला बराह रास्त मरकजी कंट्रोल रूम में मौसूल होती है। मरकजी कंट्रोल रूम इमारत के अंदर किस जगह वाक़ है? मैंने पूछा। मरकजी कंट्रोल रूम 2 हैं, कलारा ने बताया। एक तो ख्वाबगाह से मुल्हिक है, वही ख्वाबगाह जिस पर तुम मुझसे मिलते रहे हो। दूसरा तय खानों में वाकिफ है। उस सारे सिस्टम की बुनियाद इलेक्ट्रिक से ही होगी। मैंने कहा, हाँ। कलारा हंसकर बोली, लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि इमारत का बरकी निजाम फेल करके अंदर घुसने की कोई सबील निकाल लोगे तो ये तुम्हारी खाम ख्याली है। वहाँ आज तक ब्रेक डाउन नहीं हुआ। वजह यह है कि वहाँ का कनेक्शन आम बरकी तार से नहीं लिया गया, बल्कि उसके लिए मरकजी पावर हाउस से बराह रास्त जेरे जमीन केबल डाला गया है। फर्ज करो उसके बावजूद किसी वजह से अगर ब्रेक डाउन हो जाए तो? मैंने तेजी से पूछा। स्टैंड बाई जनरेटर मौजूद हैं, कलारा ने बताया, लेकिन चूंकि कई बरस के दौरान एक बार भी उनकी जरूरत पेश नहीं आई, इसलिए मुमकिन है कि उसे स्टार्ट करने में कुछ वक्त सर्फ हो जाए। ये बात साबित हो गई थी कि किसी तरह ब्रेक डाउन कर दिया जाए तो इमारत के अंदर दाखिल होना मुमकिन है। स्टैंड बाई जनरेटर स्टार्ट होने में ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट सर्फ होते। और ये करना था कि इस कलील से वक्फे से क्या फायदा उठाया जा सकता है। मसला सिर्फ बरकी निजाम का नहीं था। 12 फीट बुलंद दीवार और उसके ऊपर लगी हुई खारदार बाड़ भी थी। उसके बाद अहाते में मुआवजों से निपटने का मसला था। फिर असल इमारत तक पहुंचना और उसमें दाखिल होना था।
उसके बाद अपनी बका का मसला था। क्या 5 मिनट के दौरान इतने बहुत से काम हो सकते थे? देखा, तुम सोच में पड़ गए ना, क्लारा ने कहा। मैं तो पहले ही कह रही थी कि इस इमारत में घुसना मुमकिन ही नहीं है। अभी मैंने कोई हतमी नतीजा अखज़ नहीं किया है। मैंने कहा, ये बताओ कि तुम्हारी ख्वाबगाह तो पूरी तरह महफूज है ना? मेरा मतलब है वहाँ तो कोई हिफाजती निजाम नहीं है। अब वो मेरी ख्वाबगाह कहाँ? क्लारा ने एक सरदा भर कर कहा। नहीं, वहाँ तक पहुँचने के बाद इस किस्म का कोई खतरा नहीं रहता। और इमारत की राहदारियों और दीगर कमरों की क्या सूरत हाल है? दरवाजे से गुजरकर अंदर दाखिल होने वाले शख्स की निशानदेही नहीं होती। पूरा निजाम एक कंप्यूटर से मुंसलिक है। अगर कोई शख्स किसी और रास्ते से अंदर दाखिल हो तो मरकजी कंप्यूटर खुदकार तरीके से उसकी इतला मरकजी कंट्रोल रूम में पहुंचा देगा और मरकजी कंट्रोल रूम का अमला फौरन अलर्ट हो जाएगा। मरकजी कंट्रोल रूम में नस्ब मॉनिटरों पर इमारत का चप्पा चप्पा देखा जा सकता है। चुनाचे जब कोई शख्स हेलीकॉप्टर के जरिए इमारत की छत पर उतरता है तो उसे सीढ़ियों के जरिए अंदर आने के लिए 2 बटन दबाने पड़ते हैं। छत के दरवाजे के पास 2 अदद बटन नस्ब हैं। एक का रंग सुर्ख है और दूसरे का सब्ज। सब्ज रंग का बटन दरवाजा खोलने के काम आता है। बिलफर्ज कोई शख्स किसी तरह छत पर पहुंचने में कामयाब हो जाता है तो वो जीनों का दरवाजा खोलने के लिए सब्ज बटन दबाएगा, जिससे दरवाजा तो खुल जाएगा और वो इमारत में दाखिल भी हो जाएगा, लेकिन वो फंस जाएगा। इसलिए कि अगर सुर्ख रंग के बटन को दोबारा ना दबाया जाए तो कंप्यूटर उस बेज़ाब्तगी की निशानदेही कर देगा। सुर्ख रंग का बटन अमूमन खतरे की इलामत हुआ करता है और वाकिफ शख्स कभी कोई ऐसा बटन नहीं दबाएगा जिसका रंग सुर्ख हो। तुम इतनी कीमती मालूमात फराम कर रही हो जितनी कीमती मालूमात हासिल करने की मुझे तुमसे तवक्को थी। मैंने कहा, क्या छत पर हमेशा हेलीकॉप्टर मौजूद रहता है? सिर्फ उस सूरत में नहीं होता जब मुकामी सरबराह उस पर कहीं गया हुआ हो। ये मुमकिन नहीं है कि सरबराह तो मौजूद हो और हेलीकॉप्टर ना हो। तुमने बताया कि अगर कोई शख्स इमारत के मरकजी दरवाजे से अंदर दाखिल हो तो कंप्यूटर उसे खुदकार तरीके से महफूज कर लेता है और किसी किस्म का सिग्नल नहीं देता। सवाल ये है कि अगर ब्रेकडाउन हो जाए और इसी दौरान कोई शख्स अंदर दाखिल हो तो क्या होगा?